हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आपको मैं रोज बताते आ रहा हूं, नीरू कोचिंग क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, क्योंकि वहां आपका 12वीं बायोलॉजी का मैं पूरा 16 चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं। ठीक है, और जल्द ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक दिन के अंदर मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहना और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अनुप्रस्थ स्थिति या कौन सा है, निरक्षी स्थिति। ये भी आपका 5 नंबर में आता है भाई। अक्षी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों को अथवा में दिया जा सकता है या दोनों को अलग अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं उस दिन आपको कौन सा पढ़ाया था, अक्षी स्थिति, और अक्षी स्थिति को कौन सा स्थिति और बोलते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं। और आज पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा स्थिति, निरक्षी स्थिति। और निरक्षी स्थिति को बोला जाता है कौन सा स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। और नीरू कोचिंग क्लास यही सिखाता है आपको, बिना टाइम वेस्ट किए आपको टॉपिक में ले जाएगा। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक में की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अक्षी स्थिति में पढ़ा चुका था आप लोग को। ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसी के अनुदिश एक बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु पर क्या ज्ञात करते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वो मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता था, अक्षी स्थिति कहलाता था। कौन सी स्थिति भाई, अक्षी स्थिति कहलाता था। लेकिन आज जस्ट अपोजिट है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अगर इसके लंबवत, ये आपका क्या है, एक लंबवत, यहां पर से क्या होगा, उसका बिंदु होगा। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। वही क्या कहलाता है पता है आपको, निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ चुका होगा दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो एक बार परिभाषा लिखा है उसको देख लेते हैं। जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली, तो ध्यान रखना, मैं बताया था ये आपका ध्यान रखना है, ए वैद्युत द्विध्रुव ए बी। ठीक, इसके केंद्र से गुजरने वाली, ये केंद्र से गुजरने वाली, ठीक, क्या बोला है, तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत, तो मैं पहले से लिखा दिया था, द्विध्रुव अक्ष के क्या है, लंबवत। लंबवत उसी तो बोलते हैं क्या भाई, जो क्या होता है 90 अंश का क्या बनाता है, एंगल या कोण बनाता है, वही क्या कहलाता है, लंबवत रेखा पर स्थित होता है। मतलब लंबवत रेखा पर ध्यान रखना एक बिंदु स्थित होता है। ठीक है भाई, इस स्थिति में बिंदु को, ये बिंदु है, उसको द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षी स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई पूछे, क्या पूछे आपको, निरक्षी स्थिति किसे कहते हैं बेटा, बताओ करके, तो आप कुछ मत बताना। ठीक, आप एक पेन लेना और एक आपका एक और पेन लेना, ऐसे रख देना मेरे प्यारे साथियों, और बोलना सर एक क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लंबवत, ठीक है, एक बिंदु स्थित होता है। ठीक, लंबवत ना, वो एक बिंदु स्थित होता है, उसे ही क्या, उस बिंदु पर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वही कहलाता है क्या, निरक्षी स्थिति। और अक्षी स्थिति पूछ दे तो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, वही कहलाता है क्या, अक्षी स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति। देखो भाई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अक्षी स्थिति को अनुदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक, और निरक्षी स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको इतना बस याद रखना भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ठीक है, एक मिनट डस्टर का है भाई। ठीक है, यहां तक किसी डाउट, ये 2-3 लाइन का परिभाषा है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस जितना मैं बताया हूं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मेरे ख्याल से आपको ये भी परिभाषा भी क्लियर होगा। ठीक है, क्या होता है, जब कोई बिंदु, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, तथा द्विध्रुव अक्ष की लंबवत रेखा पर स्थित हो, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षी स्थिति कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग गणितीय गणना के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गणितीय गणना में क्या होता है, मैं उस दिन भी पढ़ा रहा था आपको। मैं एक डायग्राम को शानदार बनाने वाला हूँ, क्योंकि डायग्राम का बहुत अभी उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो डायग्राम में देखो, गणितीय गणना में मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ठीक है, पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। ए, ठीक, यहाँ इधर मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है, बी, और इधर ले लेता हूँ ए बी। मतलब ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है। तो यहाँ पास ध्यान रखना, सबको पढ़ाया गया था माइनस क्यू आवेश होता है, यहाँ पास क्या होता है,
प्लस क्यू आवेश से निर्मित है या बना है, उनके बीच की दूरी कितना होता है, 2a होता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप यहाँ पास मैं थोड़ा सा कलर दे रहा हूँ, यहाँ पास उनके बीच का दूरी कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 2a होता है। ठीक, और मान लो द्विध्रुव के केंद्र O से, तो द्विध्रुव के केंद्र यहाँ पास है, यहाँ से केंद्र है ना, केंद्र O से कितना दूरी पर बोला गया है, r दूरी पर मेरे प्यारे साथियों, कितना दूरी पर, r दूरी पर लिखा है ना, r दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, P है। क्या है भाई, यहाँ पास P है, क्या है, P है। ठीक, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी मैं बताया था आपको, ठीक है। तो देखो, अब तो आप अभी सर आप बोल दिए हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो देखो ना, समझा रहे हैं ना भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो भाई क्या होता है, मैं बताया अभी, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से क्या है, निर्मित है, और उनके बीच की दूरी कितना होता है, 2a होता है। द्विध्रुव के केंद्र, केंद्र को मैं क्या मान लिया था, O माना था। केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक, यहां तक डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं आगे। ठीक, ये थ्योरी आपको इस डायग्राम से लिखना है भाई, डायग्राम याद रखोगे थ्योरी आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पास। ठीक है, मान लो जाए आप सबको पढ़ाया गया है विद्युत बर रेखाएं में ध्यान रखना, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, जो बर रेखाएं होते हैं वो बाहर की ओर निकलते हैं, और माइनस क्यू में क्या होता है, बर रेखाएं अंदर प्रवेश करते हैं। तो उस कंडीशन से अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखना, प्लस क्यू आवेश इधर जाएगा जाएगा। ठीक, उसके लिए हम लोग जानते हो कि भाई हम लोग ध्यान रखना, उसको नाम दे रहे हैं E1 दे रहे हैं। क्या ध्यान दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, E1 दे रहे हैं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखना माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, किसके कारण भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर प्रवेश करेगा। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या भाई, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पास, ये कर सकते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पास इसका दिशा किधर होगा भाई, इस साइड होगा, और इसका दिशा अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पास मैं देता हूँ, इसको क्या देता हूँ, E2 देता हूँ। ठीक है, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, E1 होगा मेरे प्यारे साथ। यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रखना यहाँ पास थोड़ा समझना है अपने। ठीक है, अब दोनों का परिणामी निकालना है मान ले, तो मैं परिणामी कैसे लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, यहाँ पास परिणामी मैं लिख लेता हूँ क्या, ई है। क्या है भाई, ई है। ठीक है, और ध्यान रखना इस दोनों के बीच में लंबवत खींचता हूँ। ठीक है, मतलब लंब खींचता हूँ। ठीक है, लंब खींचता हूँ, और इसके बीच कोण थीटा बन रहा है, इसके लिए भी क्या बन रहा है, थीटा। यहाँ पास भी थीटा, और यहाँ पास भी थीटा। ठीक है भाई, अब किसी डाउट नहीं होगा। अब देखो E1 है, इसके कारण ध्यान रखना दो घटक वियोजित होता है। कितना घटक, दो घटक। दो घटक मतलब एक आपका लंबवत होता है और एक क्या होता है, क्षैतिज होता है। ठीक है भाई, तो क्षैतिज और लंबवत में क्या होता है, ध्यान रखना, लंबवत के लिए लिया जाता है साइन और क्षैतिज के लिए लिया जाता है कॉस। ठीक है, तो E1 को दो घटक में बांटोगे तो इधर जाएगा एक ठो। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, E1, और क्या लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों, साइन थीटा। और अगर क्षैतिज होगा तो इधर आएगा, मतलब क्या आएगा, E1 और cos थीटा होगा भाई। अब उसी प्रकार E2 को दो घटक में बांटोगे तो फिर से लंबवत के लिए मैं नीचे करूंगा, क्या आएगा, E2 और sin थीटा, और इधर फिर से इसी का होगा, मतलब क्या होगा, E2 cos थीटा। ठीक, यहां तक किसी डाउट, यहां तक डाउट होगा तो बताओ भाई, मेरे ख्याल से किसी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस इतना बस किए हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बर रेखा है बाहर निकलती है, माइनस के कारण अंदर प्रवेश करती है, और इसको E1 दिए थे बाहर वाले को, अंदर वाले को E2 दिए थे। उसके बाद क्या किया हम लोग, लंब डाले, लंब डालने के बाद E1 को दो घटक में बांटते, एक क्या होता है लंबवत, साइन थीटा खोद लेते हैं, और कॉस थीटा क्या होता है, क्षैतिज लेते हैं। ठीक है, यही तो बस किए हैं, उसके बाद आपको समझ आ रहा है। अब इस डायग्राम के माध्यम से बहुत शानदार बड़ा व्यंजक बनाने वाला है। ठीक है, धैर्य रखे नीरू कोचिंग क्लास के ऊपर। ठीक, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो जल्दी लो भाई, क्योंकि मैं आगे इसका ना व्यंजक सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी लो। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोग को सभी को समझ आ चुका होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं, उस दिन याद होगा आप लोग को, अच्छी स्थिति में सबसे पहले ए पर क्या रखा जाता है, प्लस क्यों है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख दिया हूँ, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबको पता होगा भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब विद्यार्थी को पता होगा। ठीक, तो हम लोग क्या निकाले थे, पता होगा, E1 बराबर होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, और क्या होता है, Q बटे,
ठीक है, दूरी ध्यान रखना ए से कहां तक भाई, पी तक, ठीक है, तो यहां तक दूरी क्या होगा, ए पी का स्क्वायर, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ए पी का स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते इसको, लंबवत लिखोगे कि अनुदिश लिखोगे भाई, जल्दी बताओ, ठीक है, थोड़ा जल्दी बताओ भाई, ए पी के लंबवत लिखना है कि अनुदिश, तो ए पी के क्या लिखोगे, अनुदिश, क्या लिखोगे, ए पी के अनुदिश, ठीक है, मतलब अनुदिश है ना भैया, ए पी के क्या कर रहा है, अनुदिश दिशा ले रहा है, ठीक है। यहां तक किसी डाउट, अब इसी को फिर लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, बिंदु, क्या लिख सकते हो भाई, बिंदु बी पर स्थित, बी पर स्थित कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं उसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे साथ, ठीक है। क्या लिखोगे अब, E2 लोगे, क्या लोगे भाई, E2 सबको सूत्र पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q बटे, ध्यान रखना इसके लिए क्या होगा भाई, आपका बीपी होगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बीपी होगा, ठीक, तो आपका क्या होगा, आपका बीपी का स्क्वायर, और आपका कोई किसके अनुदिश, पीबी के अनुदिश, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हो इसको, पीबी के अनुदिश, ठीक है। यहां तक किसी डाउट, यहां तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक कंडीशन लेके चलते हैं भाई, अब क्या कंडीशन है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको समीकरण 1 दे सकते हो, ठीक, और इसको क्या दे सकते हो, 2, क्या दे सकते हो भाई, 1 और 2 दे सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पास बताया था E1 को 2 घटक में बांटे थे, तो यहाँ पास लिखोगे, ठीक है, चूंकि भी लिख सकते हो, या E1 को 2 घटकों में, कितना घटक में भाई, 2 घटकों में वियोजित करने पर, क्या करने पर, वियोजित, वियोजित मतलब बांटना, करने पर, वियोजित करने पर, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला जब होगा, ठीक है, वो क्या लिखोगे आप लोग, E1 साइन थीटा, क्या लिखोगे, E1 साइन थीटा कौन सी दिशा में, लंबवत काम करता है भैया, क्या लिखोगे, लंबवत, तो क्या होता है, लिखोगे यहाँ पर लंबवत दिशा में, क्या लिखोगे, लंबवत दिशा में, ठीक। उसी प्रकार दूसरा नंबर में क्या होगा भाई, E1 कॉस थीटा, कौन सा दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है। आप लोग पूरा ध्यान रखना भाई, एक एक ठो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, ठीक है। इसी प्रकार E1 को बांटे थे, तो क्या बांटे थे, फिर से हम लोग E2 को बांटे थे, तो E2 के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा, मतलब क्या लिखोगे, E2 को 2 घटकों में, 2 घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, पूरा लिखना भाई, वियोजित करने पर फिर से वही काम करोगे, पहला नंबर क्या होगा आपका, E1 लिए थे तो अब क्या कर देना, E2, तो E2 साइन थीटा, क्या लिखोगे, लंबवत, क्या लिखोगे, लंबवत दिशा में, ठीक, लंबवत दिशा। और दूसरा क्या लिखोगे आपका, E2 कॉस थीटा, कौन सी दिशा भाई, आपका क्षैतिज, क्या लिखोगे, क्षैतिज दिशा में, क्या लिखोगे, क्षैतिज दिशा में, सब में लगा लेना, ठीक है भाई। यहां तक किसी डाउट नहीं होगा ना भाई। अब कुछ नहीं करना है, जब इस कंडीशन लिए हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पास दोनों को बांटने के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पास दोनों का दूरी बराबर है, एपी, ठीक है, मान लो जाए एपी का मान 2 है, मान के चलते हैं, तो ध्यान रखना बीपी का मान तो भी 2 हो सकता है, क्या भैया, मतलब कहने का मतलब ये है, दोनों का दूरी क्या है भाई, समान है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, दोनों का आपका दूरी समान है, मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है ना। तो आपका जब दूरी बराबर होता है, मतलब एपी बराबर है किसके, बीपी के, ठीक है, जब एपी बराबर होता है किसके, बीपी के, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। और मैं ये बता देता हूं, अगर ध्यान रखना, जितना दूरी बढ़ेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान कम होता है, ये आप याद रखना भाई, बेसिक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब देखो, अब याद रखना, यहां तक बढ़ने के बाद हम लोग अभी क्या होता है, जब दूरी बराबर होता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पास एक कंडीशन है, देखो E1 साइन थीटा ऊपर काम कर रहा है, E2 साइन थीटा नीचे काम कर रहा है, मतलब ऐसे काम कर रहा है, ये E1 साइन थीटा है और ये क्या है भाई, E2 साइन थीटा, एक दूसरे के लंबवत काम करे और एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं, तो ध्यान रखना एक दूसरे क्या करते हैं, धड़ांग से निरस्त करते हैं, मतलब उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक। अलग अलग दिशा, मतलब विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया है, E1
कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, और दोनों ध्यान रखना 36 दिशा में, और 36 दिशा में ध्यान रखना एक ही दिशा में काम करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का कोई रोल नहीं रहेगा, बस कॉस थीटा बस रहेगा। और ध्यान रखना जब परिणामी क्या निकालोगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो हम किसको लेंगे, कॉस थीटा को लेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी लो भाई। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग अभी बताए थे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, जिसमें साइन थीटा तो नहीं रहेगा, आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो आपका क्या निकालते हैं भाई, परिणामी में E बराबर होगा E1 ठीक कॉस थीटा प्लस क्या लिखोगे E2 कॉस थीटा। ठीक, और अभी मैं बताया था चूकी करके यहाँ पास लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, E1 बराबर होता है किसके भाई, E2 के। तो यहाँ E1 के जगह या E2 रखो या E2 के जगह E1 रखो, मतलब तो एक ही है, तो मैं E2 के जगह E1 रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, E बराबर, ठीक है ऊपर हो जाएगा भाई, हाँ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास क्या आएगा, E बराबर E1 ठीक कॉस थीटा प्लस, ध्यान रखना मैं E2 के जगह E1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, E1 और कॉस थीटा। ठीक, दोनों आपस में बराबर है, मतलब दोनों आपका क्या होगा, E1 cos थीटा E1 मतलब जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा 2E1 और cos थीटा। और इधर क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, E चल रहा है, कितना चल रहा है, E। अब देखो आपको सबको इसको समीकरण देना है तो दे सकते हो, समीकरण 3। ध्यान रखना समीकरण 1 और 2 से मैं बताया था दोनों आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 से हम लोग किसका मान रखेंगे, E1 का मान रखेंगे। और मैं मिटा दिया हूं तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग लिखे होगे E बराबर होता है 2, तो 2 ही रहेगा। E1 का मान में लिखाया था 4πε0, और Q बटे कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, AP स्क्वायर। अगर पीछे वाले स्क्वायर नहीं है पीछे में तो स्क्वायर कर लेना समीकरण 1 और 2 में। ठीक है भाई, और यहाँ पास क्या चल रहा है आपका, cos थीटा, इसको समीकरण दे देना मेरे प्यारे साथियों, क्या देना, 4 देना। कितना देना भाई, 4 देना। और आप इसके बाद एक ध्यान रखना बहुत ही शानदार, एक त्रिभुज ध्यान रखना, आप समकोण त्रिभुज लेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें ध्यान रखना आप लोग का मैं कौन सा, दोनों ले सकते हैं, आपका OPA लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं POA लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, POA से। ठीक है, PO से पाइथागोरस प्रमेय सब पढ़े होगे भाई, क्या पढ़े होगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है भाई, क्या पता है सर, आप तो पढ़ाए हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग पढ़े हुए भैया, क्या होता है भाई जल्दी बताओ, आप लोग को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर, ठीक है बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर। इस सूत्र के हिसाब से मैं ध्यान रखना एक त्रिभुज लिया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है POA। मैं बाहर लिखा लेता हूँ POA, तो मैं एक बाहर लिखा रहा हूँ, यहाँ पास लिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पास, ठीक है सबको दिख रहा है भाई, यहाँ पास क्या है P और ये O और A। ठीक है, ध्यान रखना टोटल दूरी 2A होता है, तो हाफ दूरी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पास A हो जाएगा। कितना हो जाएगा A, और आपका दूरी कितना दिया है, ऊपर R दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ध्यान रखना, पाइथागोरस में ध्यान रखना लंब और कर्ण, ठीक और आधार। ठीक, तो इसमें लंब कौन सा होगा, OP क्या होगा आपका, लंब होगा, OA क्या होगा, आधार होगा, और AP क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कर्ण होगा। तो यहाँ पास मान रख देना, क्या आएगा, AP का स्क्वायर का लंब क्या है OP, तो मतलब OP का स्क्वायर प्लस आपका आधार क्या है, OA का स्क्वायर, और दोनों का मान दिया होगा, मतलब AP स्क्वायर बराबर OP का मान क्या दिया है भाई, R दिया है, मतलब R स्क्वायर प्लस आपका OA का मान कितना दिया, A स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, मतलब AP का मान कितना आ सकता है मेरे प्यारे साथियों, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना, आप चाहो तो इसको समीकरण दे सकते हो, कितना 5 दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये जो डायग्राम है मैं उसको पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई वीडियो में बने रहो, 2 मिनट लगेगा, ऐसी रहो भाई 2 मिनट। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लोग को समझ आ रहा होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो में बस आपको बने रहना है भाई। नीरू कोचिंग क्लास गारंटी देता है आपको फिजिक्स का पूरा 15 चैप्टर कंप्लीट करा देगा। ठीक है, और देगा जरूर भाई, इतना याद रखना भाई। ठीक, और आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, केसीजी जिला में है आपका। ठीक है, अब देखो भाई, अब ध्यान रखना, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं समीकरण 4 दिख रहा होगा सबको। ठीक है, उसमें हम लोग ए पी स्क्वायर है, तो ए पी स्क्वायर हम लोग मान निकाल लिए, क्या निकालें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालें। ठीक है भाई, अब देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। जी सर बिल्कुल, कैसे निकालोगे, तो देखो भाई कॉस थीटा जानते होगे। ठीक, सबसे पहले आप लोग लाल बटे कक्का पढ़ोगे। ठीक है, लाल बटे कक्का पढ़ोगे। ठीक है, लाल बटे कक्का नहीं होता है भैया, कक्का होता है। ठीक है, मतलब ये वाला किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, ये वाला कॉस के लिए होता है, ये वाला टेन के लिए होता है। अगर आप कॉट और से क्या होता है भाई, कॉसेक और सेक निकालना चाहते हैं तो जस्ट उल्टा करना होता है। ठीक है, तो हम अभी तीनों बात करेंगे। तो हम लोग को कॉस थीटा का चाहिए, तो आपका क्या आएगा भाई, आधार बटे कर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो इस डायग्राम में ठीक क्या होगा भाई, आधार कौन सा होगा, ठीक, और कर्ण कौन सा होगा मेरे प्यार से साथियों, आधार मतलब ओ ए होगा, क्या होगा भाई, ओ ए होगा। ठीक है, और कर्ण कौन सा होगा, ये वाला होगा, ए पी होगा, होगा नहीं भाई। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, ए पी लिख सकते हो, बराबर ओ ए का मान सबको पता है कितना है, होता है ए होता है, ए पी का मान जस्ट ऊपर है भाई, ये यहाँ पास। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, कॉस थीटा और कॉस थीटा। इसको समीकरण मान सकते हो कितना, 6। क्या मान सकते हो, 6। ठीक, सबको समझ आ रहा होगा। ठीक, अब देखो समीकरण 4 में कॉस थीटा और ए पी स्क्वायर है, दोनों का मान हम लोग 5 और 6 से रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो आप लिख देना, क्या लिखोगे, समीकरण, बड़ा गर्व से लिखना समीकरण। ठीक, क्या लिखोगे आप लोग, 5। ठीक है, 5 व 6 से मान, समीकरण किसमें भाई, समीकरण ठीक इसमें 4 में रखने पर, 4 में रखने पर ठीक है, रख दोगे तो आपका क्या चल रहा है, ई बराबर, मतलब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पास 2 है, तो मैं थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग का बहुत गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास 2 पहले से चला, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, क्यों, तो क्यों रहेगा, क्या रहेगा भाई, क्यों रहेगा। ए पी स्क्वायर का मान जानते हो कितना है, ये जो होता है, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा का मान आप अभी निकाले हो, क्या निकाले हो, ए बटे कितना होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस कितना होता है, ए स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, यहाँ तक नहीं है ना डाउट। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं भाई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ में आप लोग को समझाना चाहूंगा। यहाँ पास बहुत बड़ा सूत्र का उपयोग होने वाला है, जो आप छोटे छोटे क्लास में पढ़ते होंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्लास जानते हो नहीं भाई, मतलब 9वीं से आप लोग पढ़े होगे, क्या किस से पढ़ोगे भाई, 9वीं से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेहनत लग रहा है इसको मिटाने में, थोड़ा सा आप लोग वीडियो में बने रहो, 2 मिनट का है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं इसको रफ में थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पास कुछ नहीं है, ठीक, तो घात में 1 है। इसका रूट का मतलब आप लोग को याद रखना, रूट मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो आप एक सूत्र पढ़े होगे, ए की पावर एम गुणित ए की पावर एन, पढ़े हो भाई, बराबर होता है आपका ए की पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, मतलब आधार अगर बराबर हो तो एक बार लिखने आधार को, और उसके घात को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार ये दोनों और ये दोनों बराबर है, और रूट को मैं क्या है बताया, 1/2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पास इसको हल करने जाएंगे, ठीक है, तो इस वाले जो ब्रैकेट वाले उसको एक बार लिखेंगे, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बस लिखोगे ना। ठीक, और इसके घात में 1 है, रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, तो उसके घात आपस में जुड़ेगा, मतलब 1 जुड़ेगा और 1/2 जुड़ेगा। तो इसको हल करने आता होगा मेरे प्यारे साथ, तो तिरिया गुणा लगा दो, 2 इधर जाएगा 2, और इधर क्या होगा 1, और नीचे क्या आएगा 2, मतलब 3/2। कितना आएगा, 3/2। तो इन दोनों के जगह मैं एक बार बस लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और घात में क्या लिखूंगा, 3/2 लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग देखना, इधर वीडियो में बने रहो। ई बराबर, ठीक, क्या लिखोगे, ई बराबर 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, और क्यों बटे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और घात में कितना आएगा, 3/2। यहाँ पास स्क्वायर है ना, क्या है ये, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट, इसको मान लो आप समीकरण कितना मानोगे, 7 मानोगे।
समीकरण देने में कोई कमी मत करना भाई, कंजूसी क्या करना भाई, समीकरण आपको देते रहना, ठीक है, देते रहो देते रहो। यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। अब देखो भाई, ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। और मैं आप लोग को एक कंडीशन पढ़ाया था, ठीक है, क्या कंडीशन पढ़ाया था, चूंकि आप लिख सकते हो, आता लिख सकते हो, ठीक है, ए और क्या होता है भाई, लेस देन आर, मतलब ठीक है, क्या लिखोगे, आर स्क्वायर की तुलना में, ठीक है, ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर लिख सकते हो, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, ठीक है, क्या करने पर, उपेक्षा करने पर। तो उपेक्षा करने पर लिखे हैं तो ध्यान रखना, उस दिन भी पढ़े थे, आर स्क्वायर को क्या लेके चलते हैं, नगण्य लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना, एक ए स्क्वायर का मान, सॉरी, ए स्क्वायर के मान को क्या लेके चलते हैं, नगण्य लेके चलते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया आपका 0। तो यहाँ पास हल करोगे तो ए स्क्वायर को हटा देना और बाकी सबको लिख देना। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कितना, समीकरण किससे भाई, 7 से। क्या लिखोगे भाई, 7 से। तो यहाँ चल रहा है आपका ई बराबर 1/4πε0, ठीक है। मैं 2 को पीछे लिखूंगा, ठीक है, इस कारण मैं 2 को आपका पीछे लिखूंगा। और यहाँ पास कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है आपका, क्यू और ए चल रहा है, ठीक है, इसको क्यू ए लिख लेना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पास क्या लिख सकते हो आपका, इनटू, ठीक है, 2 और क्यू ए चल रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, क्यू इंटू आपका 2a लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्यू को आगे ला दिया और 2a को पीछे कर दिया। और यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास ए स्क्वायर नगण्य मतलब 0, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा मेरे प्यारे साथ। और घात में कितना हो जाएगा, 3/2। और ये आपका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का होता है, जिसका मान जानते हो कि P बराबर होता है Q इंटू 2a। मतलब Q इंटू 2a के जगह मैं P लिख सकता हूँ। तो E बराबर हो सकता है 1/4πε0, ठीक। ध्यान रखना, धीरज रखिए, आंसर आ चुका है। और इसको क्या लिखूंगा, मैं P लिख दूंगा, ठीक। और इसको मैं हल करूंगा तो आपका देखो भाई, यहाँ पास आर स्क्वायर की घात में कितना है, 3/2 है। तो ध्यान रखना, ऐसे है, आर स्क्वायर है, ठीक है, और घात में कितना है, 3/2। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कितना बचेगा, आर की घात कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा कितना, आर की घात 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई, 3 लिखूंगा। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, यही ध्यान रखना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कहलाता है, ठीक है भाई। क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। बोर्ड में आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा भाई, लिख के ले लो। मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, आप लोग लिख के ले लो, 5 नंबर में आएगा भैया, पहले बता रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। अगर कहीं पास आपको डाउट लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हमें बताइए, हम आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, ठीक है। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।